नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न आगे आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं और आपके इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। और इसी वीडियो में आपके ये सारे प्रश्न याद करा दिए जाएंगे अगर आप रोज वीडियो देखेंगे, डेली वीडियो देखेंगे तो। ठीक, चलते हैं अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो खानवा के युद्ध में तो देखिए, खानवा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है और बाबर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसे? राणा सांगा को पराजित किया था। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध, ये हुआ कब था? खानवा का युद्ध तो ये 1527 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ठीक, खानवा का युद्ध 1527 में। और इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में पूछा जाता है बाबर ने किसका नारा दिया। तो इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जिहाद का मतलब होता है पवित्र युद्ध। पवित्र युद्ध उसका मतलब होता है। और इस युद्ध के दौरान बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, ये पूछा जाता है। तो इस युद्ध के दौरान बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं बाबर था कौन। तो बाबर जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। बाबर कौन था? ये मुगल वंश का संस्थापक था। किसका? मुगल वंश का। आपसे पूछ ले कि संस्थापक कौन था, तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुगल वंश का आपसे पूछ ले कि पहला शासक भी कौन बना था। पहला शासक भी बाबर बना था। ठीक, जब स्थापना ये कर रहा है तो बाबर भी पहला शासक बनेगा। और आपसे पूछेगा कि बाबर नामा के लेखक कौन थे। बाबर नामा, तो बाबर नामा था क्या? तो ये बाबर की आत्मकथा था। तो आत्मकथा वो व्यक्ति स्वयं लिखता है। तो बाबर ने ये लिखा था। बाबर ने ये लिखा था बाबर का आत्मकथा। और ये किस भाषा में आपसे पूछे लिखा गया था। तो ये तुर्की भाषा में इसे लिखा गया था। और एक चीज और याद रखेंगे आप लोग, एक आयोग के बारे में याद रखेंगे, लिब्राहम आयोग के बारे में याद रखेंगे। अब लिब्राहन आयोग ये क्या था और यहाँ क्यों बताया जा रहा है। तो अयोध्या में बनी थी बाबरी मस्जिद। अयोध्या में बनी थी बाबरी मस्जिद। इसके जांच के लिए बाबरी मस्जिद से ये संबंधित है। लिब्राहम आयोग का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद की जांच से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें इससे बाबरी मस्जिद से ही संबंधित है। तो इसे हमने सोचा कि यहीं पे बताएं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो देख लेते हैं खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और इस युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था, जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया था, जिसका मतलब होता है पवित्र युद्ध। और इस युद्ध के दौरान जो बाबर था वो गाजी की उपाधि धारण किया था। किसकी? गाजी की उपाधि धारण किया था। बाबर था कौन? तो ये मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछे कौन था, तो बाबर था। और मुगल वंश का पहला शासक भी कौन बना था, तो बाबर बना था मुगल वंश का पहला शासक। और लिब्राहम आयोग का आपसे पूछ ले संबंध किससे है, तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बना था उसे संबंधित है लिब्राहन आयोग का। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे एक प्रश्न से। अब पूछ रहा है कि जापान का संसद का नाम। जापानों के जो देश होते हैं अलग अलग, उनके संसद का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो जापान के संसद का नाम तो डायट है। ठीक, और आपसे पूछ ले कुछ और देश आप लोग याद रखेंगे, जैसे इजराइल के संसद का नाम पूछा जाता है। इजराइल के संसद जो ज्यादा पूछे जाते हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, नेसेट है इजराइल के संसद का नाम। वहीं आपसे पूछ ले कि मालदीव के संसद का क्या नाम है। मालदीव के संसद का क्या नाम है, तो मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। क्या है? मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। वहीं आपसे पूछे थे कि अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, शोरा। वहीं आपसे पूछ ले कि नेपाल के संसद का क्या नाम है, तो नेपाल के संसद का नाम आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं जापान के बारे में। तो जापान को क्या कहते हैं? इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। और आपसे पूछ ले कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो। और जापान की पूछ ले आपसे मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है जापान की मुद्रा। और भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है?
तो भारत एंड जापान के बीच में पूछे, भारत एंड जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो देखिए 2 युद्ध अभ्यास, एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में, और एक युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन, अभी वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास अभी जल्दी से स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों वीर गार्जियन भी ये दोनों भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। और जापान का पुराना नाम पूछे क्या है? तो जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन, ये है जापान का पुराना नाम। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि जापान के संसद का क्या नाम है? तो जापान के संसद का नाम डायट है। जापान के संसद का क्या नाम? डायट। वहीं इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, इजराइल के संसद का नाम। वहीं आपसे पूछे कि मालदीव के संसद का नाम क्या है? तो मजलिस है मालदीव के संसद का नाम। नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल के संसद का नाम। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा है। और जापान के बारे में देखेंगे, इसे सूर्योदय का देश कहते हैं जापान, सूर्योदय की भूमि या फिर सूर्योदय का देश कहते हैं। और जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की मुद्रा कहाँ पे है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और जापान और भारत के बीच में कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में। और जापान का पुराना नाम क्या है? तो जापान का पुराना नाम निप्पन है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और ये अधिवेशन हुआ था 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में ये बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और वहीं आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय, यहाँ पे अगर भारतीय शब्द जोड़ दिया, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब जवाब हो जाएगा क्या? सरोजिनी नायडू। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कहाँ की है? यूपी की। और ये इनका जो अधिवेशन हुआ था ये 1925 में हुआ था। इनका 1925 का कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के, अगर वैसे ही पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के ओवरऑल प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक। और अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पहला अधिवेशन भी 1885 में। और इसकी स्थापना की थे कौन? एयू ह्यूम ने। कांग्रेस की स्थापना कौन की? एयू ह्यूम। तो इतनी चीजें आप लोग कांग्रेस से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1917 में अधिवेशन हुआ। और कहां पे अधिवेशन हुआ इनका? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। और ये अधिवेशन हुआ था 1925 में, और ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के वैसे ओवरऑल पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एयू ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपको समय मिले तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके इस वीडियो के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपनी तैयारी मजबूती के साथ और दुगनी के चौगुनी रफ्तार से वो लोग बढ़ा सके। ठीक, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी, आप लोग विश्वास मानिए, जल्दी हो जाएगी। और आप लोग नोट्स बनाएंगे और डेली क्लास करेंगे तो सारा इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि हॉकी के जादूगर किसे कहे जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। ठीक। और मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है कब? तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं? इसी दिन हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को दिन इन्हीं के जन्मदिन पे क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त के दिन। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें हॉकी से संबंधित चीजें देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है, तो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है?
और बुली नामक शब्द किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दोनों शब्द हॉकी से संबंधित है। ये दोनों शब्द किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। वहीं कुछ कप देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आगा खा कप का संबंध किससे है, आगा खा कप का संबंध किससे है, और फिर बेटन कप का संबंध किससे है। बेटन कप आगा खा कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से संबंधित कप है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं अगर आपसे पूछे, तो हॉकी में प्रति टीम 11 प्लेयर होते हैं। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत एंड पाकिस्तान का आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी है। ठीक, राष्ट्रीय खेल भारत और पाकिस्तान का क्या है, हॉकी। और हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, ये आप लोग बताएंगे कि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो हॉकी को ओलंपिक में 1928 में शामिल किया गया था, और ये ओलंपिक में हुआ था एम्स्टर्डम में। ये एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, और एम्स्टर्डम पहले समय में ये कहाँ पे, हॉलैंड में था, और वर्तमान समय में एम्स्टर्डम कहाँ पे हो गया, नीदरलैंड में हो गया, और हॉलैंड का नाम बदल के नीदरलैंड वर्तमान समय में कर दिया गया। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है 29 अगस्त के दिन, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब कुछ चीजें देखें, जैसे आपसे पूछे पेनाल्टी कर्नर का संबंध किससे, बुली शब्द का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे, हॉकी से है। वैसे आपसे पूछे कि आगा खा कप का संबंध किससे है, बेटन कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से संबंधित ये दोनों कप है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी प्रति टीम होते हैं। वो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। और हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो 1928 में हुआ था एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में। इस ओलंपिक में किया गया था, हॉकी को किसमें शामिल किया गया था, इसमें हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड और चौरी चौरा कांड, तो ये दोनों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए गोरखपुर जनपद में ये स्थित है, कहाँ पे, गोरखपुर जनपद में ये स्थित है। और गोरखपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और चौरी चौरा जो घटना के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, और पूछे कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी भी डेट मिलता है, 4 फरवरी, लेकिन आप लोग बात ध्यान रखेंगे फरवरी 1922 की घटना है। कब, फरवरी 1922 की घटना है। और ये क्या हुआ था, तो इसमें 21 सिपाही और प्लस 1 थानेदार को 21 सिपाही और 1 थानेदार को क्या कर दिया गया था, 21 सिपाही और 1 थानेदार को ये वहां पे जला दिया गया था, वहां पे जला दिया गया था। कुछ क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या किया, 21 सिपाही और 1 थानेदार को वो पुलिस चौकी में ही जिंदा जला दिया गया। और चौरी चौरा कांड की आपसे पूछे कि समाप्ति का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो इस समय चल रहा था बारदोली अधिवेशन। बारदोली अधिवेशन। और बारदोली अधिवेशन के बारे में बात करें, ये कब हुआ था, 1922 में। और इसमें कांग्रेस ये चौरी चौरा घटना को इस समय गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का इस समय असहयोग आंदोलन चला था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू कब किया था, तो इसे 1920 में शुरू किए थे, और इसको समाप्त किए थे कब, इसको गांधी जी समाप्त किए थे, इसको 1922 में समाप्त किए थे चौरी चौरा घटना के बाद। और इस समाप्ति की जो निर्णय है, डिसीजन है, ये लिया गया था बारदोली अधिवेशन 1922 में। ठीक, तो ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। देखिए चौरी चौरा जो घटना है ये कब हुआ था, गोरखपुर यूपी में हुआ था। और कब हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 की घटना है। और ये चौरी चौरा घटना क्या थी, 21 सिपाही और 1 थानेदार को ये जला दिया गया था। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि समाप्ति जो असहयोग आंदोलन था, इस दौरान गांधी जी का भारत में असहयोग आंदोलन चला था। और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, और इसे समाप्त किया गया चौरी चौरा घटना के बाद। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चौरी चौरा घटना के जो परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किससे आंदोलन को समाप्त किया था, तो उस समय कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था, तो उस समय चौरी चौरा घटना के दौरान असहयोग आंदोलन गांधी जी का चल रहा था, इसे स्थगित किया गया था। और अगर पूछे कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, तो इस ध्यान रखेंगे बारदोली अधिवेशन 1922 में से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है,
तो देखिए हम बता रहे हैं बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, जिसे वेस्ट बंगाल, असम से लगती है, और उसके बाद एक याद रखेंगे मेघालय से लगती है, असम मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस 4 राज्य से लगती है, त्रिपुरा और मिजोरम, इस 4 राज्यों से असम की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है। और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 ओर से त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिपुरा 3 ओर से किस देश से घिरा है, तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं। और बांग्लादेश का सृजन आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। और बात करते हैं बांग्लादेश के, आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गान क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला। क्या है, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गान है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था, जो भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। और बात करते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, आपसे पूछ ले कौन है, तो शेख हसीना जी हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ एक्सप्रेस चलते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेस चलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में एक तो बंधन एक्सप्रेस चलता है, कौन सा, बंधन एक्सप्रेस चलता है, और एक मिताली एक्सप्रेस चलता है, मिताली एक्सप्रेस चलता है। और ये एक मित्र करके कोई एक्सप्रेस है, मित्र करके भी कोई एक्सप्रेस है, वो 3 एक्सप्रेस चलते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैत्री एक्सप्रेस याद आ गया, मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच में चलता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस चलता है। ठीक, तो ये सारे एक्सप्रेस का नाम भी याद रखेंगे। और भारत और बांग्लादेश के बीच में, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, भारत एंड बांग्लादेश के बीच में क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर है। तो आपसे पूछेगा कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में है, तो 3 बीघा कॉरिडोर ही पूछेगा, या फिर 3 बीघा गलियारा, ये किसके बीच में है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है और पूछे जाने वाले पॉइंट है। तो देखिए बांग्लादेश की जो है सीमा 4 राज्यों से लगती है, कौन कौन सी, एक तो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। सभी का राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम। और बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपसे पूछ ले कौन सा है, तो अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। लिखा कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और त्रिपुरा की एक खास बात है कि ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। और बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन कौन से एक्सप्रेस चलते हैं, तो देखिए बंधन एक्सप्रेस चलता है, एक मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, और एक मैत्री एक्सप्रेस चलता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, या फिर इसे कहते हैं 3 बीघा गलियारा। और कंचनजंगा की जो चोटी किस राज्य में स्थित है, तो कंचनजंगा जो चोटी है ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में, असम राज्य में स्थित है। और ये कंचनजंगा की हाइट आपसे पूछ ले कितनी है, तो 8586 मीटर इसकी हाइट है। कितनी, 8586। और कंचनजंगा भारत में, कंचनजंगा की भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा ही है। ठीक, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और यहाँ आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग जानते हैं ये कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। और किस चोटी के अंतर्गत आता है, तो किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करते हैं बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो ये पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी, तो माउंट एवरेस्ट की खोज जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था। और जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ही माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। ठीक,
और माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, इसे नेपाल में क्या कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमोलुंगमा कहते हैं, चेमोलुंगमा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट का आपसे पूछ ले कि पुराना नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम पीक 15 है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है, पीक 15 है माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम। और आपसे पूछे कि गार्डविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है, गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है, तो किस राज्य में है, तो ये आपसे पूछे कि गार्डविन ऑस्टिन किस राज्य में है, तो यहाँ पे गलत हो गया है, गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन के बारे में पूछ ले तो गार्डविन ऑस्टिन किस राज्य में स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है गार्डविन ऑस्टिन। और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में आता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गार्डविन ऑस्टिन को K2 भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है, तो कंचनजंगा चोटी, ओ नो, असम लिखा गया। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, ये सिक्किम राज्य में, किस में है, सिक्किम राज्य में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं आपसे पूछे कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। और कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 85 से 86 मीटर है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें, ये कहाँ पूछे स्थित है, तो हिमालय में बृहद हिमालय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। खोज किसने किया था, तो जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज की थी। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को चेमोलुंगमा कहते हैं। और इसका पुराना नाम माउंट एवरेस्ट का क्या है, पीक 15 इसका पुराना नाम है, ठीक। और गार्डविन ऑस्टिन की बात करें तो ये लद्दाख में स्थित है और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है ये। और बात करते हैं ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और K2 इसका दूसरा नाम है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ है, तो तांबा का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। और यहाँ से साइंस के जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो आप लोग देख के दंग रह जाएंगे। तो देखिए राजस्थान में एक खान है राजस्थान में एक खान फेमस है तांबे के लिए, जिसे क्या कहते हैं, खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खान ये तांबा के लिए फेमस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब विश्व में एक तांबा का खान है जिससे क्या कहते हैं, चुक्की कमाटा खान। चुक्की कमाटा खान कहाँ पे है, तो चुक्की कमाटा खान नाम से ही अजीब लग रहा है, चिली में स्थित है। चिली कहाँ का देश है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये फेमस तो है तांबा के लिए। और ये विश्व का सबसे बड़ा तांबा का उत्पादन है, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है चिली। चुक्की कमाटा खान ये विश्व की सबसे बड़ा तांबा का खान है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं तांबा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। तांबा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे आता है, तो भारत के राज्यों में जो मध्य प्रदेश है वो तांबा के उत्पादन में पहले स्थान पे आता है। और अब तांबा की कुछ वो मिश्र धातु के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे पीतल के बारे में बात करेंगे। पीतल, और पीतल कहें या फिर डच धातु, आपसे पूछ ले कि डच धातु क्या मिला के बनाया जाता है, तो इसके लिए तांबा और जस्ता मिलाते हैं। तांबा प्लस जस्ता मिला के, जिंक मिला के इसे बनाया जाता है, तांबा और जिंक मिला के इसे बनाया जाता है। तो देखिए पीतल की बात करें और डच धातु, इन दोनों में अंतर क्या है, तो कुछ रेशियो निर्धारित किया गया है, उस निश्चित रेशियो में अगर तांबा और जस्ता को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, डच धातु बनेगा। और पीतल तो तांबा और जस्ता मिला के बनाया ही जाता है, ठीक। और वहीं आपसे पूछ ले कि कांसा कैसे बनाया जाता है, कांसा, या फिर आपसे पूछ ले कि इसे वो बेल धातु कहते हैं, बेल धातु कहते हैं। तो बेल धातु या बेल मेटल, यानी कि जिससे घंटी वगैरह बनाई जाती है, तो इसको बनाने के लिए तांबा में हम लोग क्या मिलाते हैं, टिन मिलाते हैं। तांबा में टिन मिला के क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं बेल धातु बनाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि गन धातु कैसे बनाते हैं, गन धातु, जिसे गन मेटल भी कहते हैं। तो गन धातु कैसे बनेगा, तो गन धातु बनाने के लिए तांबा मिलाया जाएगा और प्लस जस्ता भी मिलाया जाएगा, तांबा के साथ जस्ता भी मिलाया जाएगा और प्लस टिन भी मिलाया जाएगा। ये तीनों मिला के क्या बनाएगा, ये तीनों मिला के आपके गन धातु बनाएगा, ठीक। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कांसा तो आप बता लेंगे, पीतल तो आप बता लेंगे अगर रटे होंगे, लेकिन डच धातु या बेल धातु अगर आ जाएगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो देखिए तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है, तो भंडार की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो तांबा का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और विश्व में सबसे अधिक जो तांबा चिली में, चुक्की माटा की खान चिली में है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये विश्व का सबसे बड़ा खान है। तांबा का विश्व में सबसे बड़ा खान है। और बात करते हैं राजस्थान में एक खान है जिसका क्या नाम है, खेतड़ी की खान। और ये खेतड़ी की खान फेमस है किसके उत्पादन के लिए, तांबा के उत्पादन के लिए खेतड़ी की खान फेमस है। और पीतल कैसे बनाया जाएगा, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो देखिए पीतल जो है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता मिला के पीतल बनाया जाता है। कांसा कैसे बनाया जाएगा, और या फिर बेल धातु जो घंटी बनाई जाती है मंदिरों में जो लगा होता है, वो तांबा और टीन मिला के बनाई जाती है। और गंध धातु जो गंध के कुछ पार्ट वगैरह बनाए जाते होंगे, तो ये तांबा जस्ता और टीन तीनों मिला के बनाया जाता है। तांबा जस्ता टीन ये तीनों मिला के बनाया जाता है। 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। और पंजाब किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। पंजाब किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुछ भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो जो धान का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ को कहते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। वहीं आपसे पूछ रहे कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत में चीनी का कटोरा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चीनी वगैरह का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, क्योंकि गन्ना वगैरह प्रमुख फसल है भाई उत्तर प्रदेश की, और गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। गन्ना एक नगदी फसल है। और विश्व में पूछ ले कि विश्व में वो क्या बोलते हैं, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में जो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा आपसे पूछे किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ पे पंजाब लिख लीजिए और पंजाब के बारे में बात करेंगे। तो पंजाब लिखिए, तो पंजाब के बारे में बात करेंगे। तो पंजाब की राजधानी पूछ लेगा सबसे पहले क्या है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, दिला दो घर चंडीगढ़ में। तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और यहाँ की लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा आपसे पूछ ले कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक। और स्वर्ण मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो ये पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, पंजाब में। और पंजाब में भी आपसे पूछे कि कहाँ पे, तो अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। और वहीं आपसे पूछ ले कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी आपसे पूछे कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो क्या है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। क्या है, गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। तो इन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। पंजाब खुद एक फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा। धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और वहीं आपसे पूछ रहे कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा एक कंट्री का नाम है, इसे कहते हैं चीनी का कटोरा विश्व में। और बात करते हैं पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाब की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है पंजाब की राजधानी। और गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का है, पंजाब का। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर, बल्ले बल्ले, ठीक। अंदर जाओ। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे है, इसे नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान की। तो विश्व मौसम विज्ञान, क्योंकि ये पूछा जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। अब बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, या फिर इसका संगठन कहाँ पे, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित। कहाँ पे, जिनेवा। और ये कहाँ का है, स्विट्जरलैंड में एक स्थान पड़ता है, शहर है जिनेवा, ठीक। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के पूछ लेगा कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष जो बने हैं गेरहार्ड बने हैं। कौन, गेरहार्ड एड्रियन बने हैं। कौन, गेरहार्ड एड्रियन बने हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है,
तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। 23 मार्च के दिन आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ चीजें साइंस के बारे में देख लेते हैं। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? मौसम संबंधित सभी घटना किस मंडल में होती है? तो मौसम संबंधी सभी घटना क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का जो अध्ययन है वो मीटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीटेरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटेरियोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1875 में। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन है? तो गेरहार्ड एड्रियन इसके अध्यक्ष हैं, गेरहार्ड एड्रियन। और बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। ये 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। और मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में सभी घटनाएं मौसम संबंधी किस मंडल में होती है? ये क्षोभ मंडल में। और मौसम विज्ञान का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? मीटेरियोलॉजी कहलाता है, मौसम विज्ञान का अध्ययन। ठीक, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। और ये कहाँ पे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स? तो ये अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे पाया जाता है तो मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में पाया जाता है। और बात करते हैं ये यहाँ से वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। कौन सा? वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से वृद्धि मस्तिष्क में पाया जाता है और वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। तो और चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो यकृत है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो भी इसका जवाब क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। और आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये गलत हो गया है। तो इसका नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि उसका नाम है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है थायराइड से, जिसका क्या नाम है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित कहाँ से होता है? तो ये थायराइड ग्लैंड से होता है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में देखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या काम करता है शरीर में? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। तो ये काम करता है ताप नियंत्रण का। ताप नियंत्रण का काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वहीं आपसे पूछे कि अग्नाशय क्या काम करता है? तो लिखी कहाँ पे? अग्नाशय का काम आपसे पूछ ले कि क्या है? तो अग्नाशय का काम है इंसुलिन का स्राव। इंसुलिन का स्राव आपसे पूछ ले कि कहाँ पे होता है? तो इंसुलिन का स्राव कहाँ पे? अग्नाशय से होता है। तो देख लेते हैं किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्थित कहाँ पे होता है आपसे पूछे? तो मस्तिष्क में। यहाँ से वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है। कौन से हार्मोन का? वृद्धि हार्मोन का स्रावित। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत है। या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड है। ठीक। और मानव शरीर की हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या कहती है? तो मानव शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम ताप नियंत्रण है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। अग्नाशय का काम क्या है मानव शरीर में? तो ये इंसुलिन। अग्नाशय पूछे कौन सी हार्मोन का स्राव करती है? तो ये इंसुलिन का स्राव करती है अग्नाशय। ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डोबर जल संधि जोड़ती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितनी जल संधियां इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, वो रोज रोज हम लोग पढ़ेंगे, इससे हो जाएगा रिवीजन। ठीक। तो ये इंग्लिश चैनल मानव जल संधि डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल को जोड़ती है उत्तरी सागर से। किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को जोड़ती है
उत्तरी सागर से। और पूछे किन दो देशों के बीच में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। किसके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। वहीं आपसे पूछे कि डेविस जल संधि कहाँ पे स्थित है, डेविस जल संधि तो ये जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है किससे, अटलांटिक महासागर को। बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर को। और ये इसके भौगोलिक स्थिति पूछ ले कहाँ पे है, तो ये ग्रीनलैंड और किसके बीच में है, ग्रीनलैंड प्लस कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है, बेरिंग जल संधि क्या जोड़ती है, तो ये बेरिंग सागर को जोड़ती है। किससे, बेरिंग सागर को जोड़ती है। किससे, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को जोड़ती है चुकसी सागर से। कौन से सागर को, बेरिंग सागर को से जोड़ती है चुकसी सागर से। ये आप लोग ध्यान रखेंगे बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि जो है आपको कई बार बताया है, ये अलास्का और रूस के बीच में। बेरिंग जल संधि किसके बीच में है, ये आपके अलास्का और रूस के बीच में है बेरिंग जल संधि। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि हार्मुज जल संधि किसको भी जोड़ती है, तो एक तो आपको जिब्राल्टर जल संधि इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो ये किसको जोड़ता है, ये भूमध्य सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। किसको, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। और ये किसके बीच में स्थित है, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में, स्पेन एंड मोरक्को के बीच में स्थित है। ठीक, मोरक्को स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एक जल संधि और आप लोग कम से कम लिख लीजिए, जैसे हार्मुज जल संधि। ये जो तीनों चारों पांचों जल संधि हम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। फारस की खाड़ी, यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे। आप अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया जो जल संधि से, तो यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे। तो ये फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। किसे, फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये स्थित किसके बीच में है, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति ये ओमान एंड ईरान के बीच में स्थित है। किसके, ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि डोबर जल संधि जोड़ती है, तो ये इंग्लिश चैनल को जोड़ती है उत्तरी सागर से, उत्तरी इंग्लिश चैनल को जोड़ती है उत्तरी सागर से। और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। वही डेविस जल संधि के बारे में बात करें, तो ये बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। बेरिंग जल संधि के बारे में बताएंगे, तो बेरिंग सागर से जोड़ती है, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को जोड़ती है चुकसी सागर से। ठीक, और ये अलास्का और रूस के बीच में स्थित है, आप सभी जानते हैं, या फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बात करें, तो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, अटलांटिक महासागर को। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यूरोप, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। किसके, स्पेन और मोरक्को को। हार्मुज जल संधि किसके बीच में स्थित है, तो हार्मुज जल संधि जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। और ये ओमान और ईरान के बीच में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देख लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसा हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसा हुआ था। किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ था। और बात करते हैं इसके बारे में, तो इसे क्या कहते हैं, मिक कहते हैं। मिक, आपको मिक भी मिल सकता है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, और भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुआ था, तो ये 1984 की घटना। कब है, 1984। और 1984 भी कब हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। इसीलिए 3 दिसंबर को क्या बनाते हैं, वो भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस, भोपाल गैस त्रासदी। और भोपाल कहाँ पे स्थित है, तो ये अगर पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश का वो राजधानी है भोपाल। तो देख लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिसा हुआ था, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट था। और इसे MIC यानी कि मिक भी कहते हैं। घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। और इसी दिन मनाया जाता है भोपाल गैस त्रासदी दिवस। और भोपाल कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है,
तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब में पाया जाता है। कहाँ पे? सऊदी अरब में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। और पेट्रोलियम के उत्पादन में आपसे पूछ ले कि अग्रणी राज्य कौन सा है, अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान में। भारत में कुछ पेट्रोलियम का खान है, जैसे कि आपसे पूछ ले कि डिगबोई जो तेल शुद्ध खाना है, डिगबोई ये कहाँ पे है? तो ये डिगबोई असम में है। और ये फेमस क्यों है? तो ये पेट्रोलियम के लिए ही फेमस है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये पेट्रोलियम के लिए असम में स्थित है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? ये देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। वहीं आपसे पूछिए कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि पेट्रोलियम जो है ये किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो मिश्रण होता है ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण कौन होता है? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति आपसे पूछ ले किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से, किसी पेट्रोलियम का उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना कहीं आपको हीरा भी मिल सकता है, और काला सोना पेट्रोलियम को भी कहते हैं, पेट्रोलियम को भी कहते हैं काला सोना। ठीक, हरा सोना चाय पत्ती को, सफेद सोना कपास को काला सोना, या फिर सोना वो क्या बोलते हैं काला सोना मिल सकता है, या तो कोयला या तो पेट्रोलियम। और एक संस्थान है जो पेट्रोलियम उत्पादन देशों का, जिसे क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। और ये पूछा जाता है ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो वियना में हेडक्वार्टर ओपेक का स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब में, सऊदी अरब में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा। अब पेट्रोलियम भंडार में आपसे पूछे सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान में होता है। और डिगबोई क्यों फेमस है? असम में स्थित है, और ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। डिगबोई असम में है और ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, आगे देखते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति का। वहीं काला सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। और वो बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। वहीं आपसे पूछे कि पेट्रोलियम मिश्रण किसका होता है? तो ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, और पूरे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पूरे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने किया था। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने किया था। वहीं आपसे पूछे कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, सैयद अहमद खां थे। कौन? सैयद अहमद खां थे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया। पूरे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया। एशियाटिक सोसाइटी की बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि ग्रीन हैश गैस कौन कौन सी है। तो ग्रीन हैश जो गैस है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है ग्रीन गैस में, और मीथेन का भी इसमें योगदान भरपूर रहता है। मीथेन का जिसे क्या कहते हैं CH4 कहते हैं, मीथेन रहता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी इसमें योगदान रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। और नाइट्रिक ऑक्साइड का भी ग्रीन हाउस में काफी रोल होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड में। और इसका परिणाम क्या होता है, तो परिणाम के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होते हैं। जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। और बात करते हैं जो भारत में बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। और बात करते हैं एक और घटना, इसमें तापमान पृथ्वी का क्या बनता है, तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सारी घटनाएं हैं। तो देखिए NO को लिख दिए हैं, क्या है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड है। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और सल्फर को क्या कहते हैं, SO2 को क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और मीथेन CH4 ये लिखा ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग बचपन से ही जानते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है, तो CO2 सर्वाधिक जिम्मेदार CO2 का है। और मीथेन भी इसमें रोल देता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देता है। नो यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या क्या परिणाम होते हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ने लगता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। और तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी इसका रोग होता है। विटामिन C का कौन सा रासायनिक नाम है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग। अब विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन D का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और इसे क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग कहते हैं विटामिन डी की कमी से हाथ पैर की हड्डियां क्या हो जाती हैं, ये पतली हो जाती हैं, ठीक। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में क्या होता है, जनन क्षमता में क्या होता है, कमी आती है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ विटामिन के का कार्य क्या होता है, तो ये रक्त का थक्का से संबंधित है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। और विटामिन B12 को आप लोग ध्यान देंगे, B12 को क्या होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं, इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसका कार्य क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कार्य, कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रतौंधी इसकी कमी से रोग होता है। कौन सी रोग होता है, रतौंधी। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेटस या फिर सूखा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन के का कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। विटामिन B12 इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और ये साइनोकोबाल्मिन इसका वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो देखिए विलुप्त जीव जंतुओं से है इससे संबंध। क्या है, विलुप्त जीव जंतुओं से इसका संबंध है। जो जीव जंतु प्रकृति में पाए जाते थे पहले, अब विलुप्त हो रहे हैं, उनके लिए क्या होता है, रेड डाटा बुक जारी किया जाता है।
और रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो ये विलुप्त जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक एग्जाम की दृष्टि से लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये रेड डाटा बुक आपसे पूछ ले कि जारी कौन करता है, तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। कौन, IUCN जो द्वारा इसे जारी करता है। और IUCN का आपसे पूछे कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, IUCN की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, भारत आज़ादी के 1 साल बाद। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो विलुप्त जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक विलुप्त जीव जंतुओं से। और रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, IUCN जारी करता है। और IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर स्थित है। IUCN की स्थापना कभी 1948 में। बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कौन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए आपसे पूछे संविधान में कौन सी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसमें संविधान संशोधन होता है 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछे लागू कब हुआ था, तो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। कब, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, ठीक। और बात करते हैं इसे किस भाग में रखा गया है, पंचायती राज व्यवस्था, तो ये भाग 9 में है, भाग 9 में है। और बात करते हैं कौन सी अनुसूची इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी थी, तो इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी थी। कौन सी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जुड़ी थी, ठीक। और बात करते हैं 11 और पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो इन्हें कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं, यानी कि 29 चीजों पे ये लोग काम कराएंगे, ठीक। और आपसे पूछे कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, तो ग्राम पंचायतों का गठन आपसे पूछेगा किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन DPSP के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 36 से 51। तो बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता। और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस आपसे पूछे कब बनाते हैं पंचायती राज दिवस, तो ये 24 अप्रैल को दिन मनाते हैं। कब, 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में है। और इसमें भाग कौन सा है, 9 है। अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची। इसके तहत जोड़े गए विषय कितने हैं, कार्य करने के लिए 32 विषय हैं। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो स्वर्ण द्वार का नगर कैलिफोर्निया को नहीं, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। किसे, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, पास में ये दोनों। तो देख लेते हैं अब कुछ भौगोलिक उपनाम, जैसे 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 पहाड़ियों का नगर आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो रोम इटली को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का रोम। वहीं आपसे पूछे कि लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो लघु यूरोप फ्रांस को कहा जाता है। लघु यूरोप किसे कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, तो यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का जो ब्रिटेन है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे, न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, ठीक। वहीं आपसे पूछे कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। किसे, नीदरलैंड को कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि स्वर्ण नगर का द्वार किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को। और 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है।
लघु यूरोप किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। और यूरोप के रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। और पवन चक्कियों की भूमि जो है नीदरलैंड को कहते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। बात करते हैं रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? तो इसे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या भूकंप की तीव्रता किसे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और भूकंप के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। तो ये भी आप लोग ध्यान करेंगे। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। वही बात करते हैं कि भूकंप का संकेत क्या होता है? भूकंप आने का संकेत क्या होता है? तो भूकंप आने का संकेत वायुमंडल में क्या होती है? रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल में रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। तो ये होता है भूकंप आने का संकेत। रेडान गैस, वैसे वायुमंडल में रेडान गैस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जहां भूकंप आता है वहां पे रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। ठीक। अब भूकंप अधिकेंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र जहां पे सर्वप्रथम भूकंप का अध्ययन होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। क्या होता है? सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप मूल किसे कहते हैं? ये आप लोग बताएंगे। भूकंप मूल किसे कहते हैं? तो भूकंप की जहां पे उत्पत्ति होती है, भूकंप की जहां पे उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और भूकंप तरंगों का औसत गति बताइए कितना होता है? भूकंप तरंगों की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देख लेते हैं विश्व में सर्वाधिक भूकंप अग्निवलय क्षेत्र या फिर रिंग वायर क्षेत्र, वहां पे प्रशांत महासागर में आता है। रिएक्टर स्केल से किसे मापते हैं? भूकंपों की गति मापते हैं रिएक्टर स्केल से। और भूकंप का संकेत क्या होता है? रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप का अधिकेंद्र जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इन बातों पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसे बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। किसे बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक का रोड। और ग्रांड ट्रंक रोड को इसे सड़क ए आजम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सड़क ए आजम भी कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड को। और ये जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये किस राज्यों तक इसका विस्तार है? तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में है, फिर उसके बाद झारखंड में आ जाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर बिहार में आ जाता है, फिर यूपी में जाता है, फिर हरियाणा में जाता है, फिर कहाँ जाता है? फिर पंजाब में जाता है। पंजाब में जाता है तो पंजाब में भी जाता है और फिर दिल्ली में भी जाता है। तो इतनी राज्यों में भारत के ये आपके जो आपका कौन सा शेरशाह सूरी मार्ग जाता है। ठीक। और बात करते हैं शेरशाह सूरी कहाँ गया, इसको पकड़ते हैं शेरशाह को। शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। इसका मूल नाम क्या था? शेरशाह सूरी का आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी का क्या नाम था? मूल नाम फरीद खां था। और शेरशाह सूरी का आपसे पूछे कि मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है
ये आपके बिहार में स्थित है और बिहार में कहाँ पे, सासाराम में। सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है शेरशाह सूरी का। और पटना के संस्थापक आपसे पूछे कौन है, पटना के संस्थापक कौन है, तो पटना के जो संस्थापक हैं वो आपके शेरशाह सूरी हैं। कौन है, शेरशाह सूरी हैं पटना के संस्थापक। तो इतनी चीजें आप लोग शेरशाह सूरी से याद रखेंगे। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। किस राज्यों में है, देखिए ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से फिर झारखंड में जाता है, फिर बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर दिल्ली में, ये इतने राज्यों में ट्रेवल है। ठीक, और शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। इसका मूल नाम था फरीद खां था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका मकबरा सासाराम में बना हुआ है। सासाराम कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। पटना के संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी है पटना के संस्थापक। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि कपिल है सांख्य दर्शन के संस्थापक। वहीं आपसे पूछे कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक है गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, गौतम ऋषि हैं न्याय दर्शन के संस्थापक। वहीं आपसे पूछे कि मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है, मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है, तो जैमिनी है मीमांस दर्शन के संस्थापक। कौन है, जैमिनी है। वहीं आपसे पूछे कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, योग दर्शन के संस्थापक तो पतंजलि है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि। वहीं आपसे पूछे कि पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक कौन है, पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो ये है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग दर्शन के संस्थापक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कपिल हैं सांख्य दर्शन के संस्थापक। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, गौतम ऋषि हैं न्याय दर्शन के संस्थापक। मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है, जैमिनी है मीमांस दर्शन के संस्थापक। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। पुष्टि मार्ग दर्शन के जो संस्थापक हैं वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसको कहा गया, इंद्र को कहा गया है। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कह के भी संबोधित किया गया है। क्या कह के, पुरंदर, पुरंदर कह के भी इन्हें ऋग्वेद में संबोधित किया गया है। और ऋग्वेद में आपसे पूछे कि इंद्र का उल्लेख किसके बार कितनी बार है, तो ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कुल 250 बार है। वहीं अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, तो अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कुल 200 बार है। ठीक, और सॉरी हाँ 200 बार है, ये 250 है, ये 200 है। वहीं आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तो ऋग्वेद में ये 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। और वहीं पे आपसे पूछे कि कौन सा मंडल सोम देवता को सोम को देवता को समर्पित कौन सा मंडल है, तो सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का 3रा मंडल है। और ये 9वां मंडल है। और ये आपको याद कैसे होगा, तो देखिए पहले 3 आता है फिर बाद में 9 आता है। कई लोग भूल जाते हैं सोम को समर्पित कौन सा मंडल है और गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लेख है। तो देखिए पहले आता है, पहले होता है सुबह। सुबह में हम लोग क्या करते हैं, सुबह में हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं गायत्री मंत्र का। तो इसे आप लोग जानते हैं कि सुबह यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप पहले होता है, तो यानी कि पहले वाले में यानी कि 3 में गायत्री मंत्र है। फिर 9 वाले में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद में वितस्ता नदी को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद में वितस्ता नदी को झेलम कहा जाता है, झेलम नदी कहा जाता है। वितस्ता इंपॉर्टेंट नदी है। और ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, ऐतरेय और कौशितकी है। कौशितकी है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद का उपवेद पूछ ले कौन सा है, तो आर्यवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है, आर्यवेद है। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे कहा जाता है, इंद्र और पुरंदर। ये इंद्र या फिर पुरंदर को कहा जाता है ऋग्वेद में युद्ध के देवता। इनका उल्लेख कितना है, 250 बार है। अग्नि देवता का उल्लेख कितनी बार है, 200 बार है। इन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच में कड़ी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में उल्लेख है 3रे मंडल में। और सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। और वितस्ता नदी किसे कहा जाता है, झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है ऋग्वेद का, ऐतरेय और कौशितकी है।
ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, अब बात करते हैं ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। आइसोबार लाइन किससे संबंधित है? तो समान वायुमंडलीय दाब को दिखाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार लाइन कहते हैं। क्या? समान वायुमंडलीय दाब को दिखाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार लाइन कहते हैं। और वायुमंडल किसे कहते हैं? तो ये इसकी परिभाषा आप लोग बताएंगे। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? वो वायुमंडल कहते हैं। कि वायुमंडल कहते हैं गैसों का आवरण। और वायुमंडल के बारे में बात करें, वायुमंडल का दाब का मापन किसे कहते हैं? बैरोमीटर से करते हैं। वायुमंडल का दाब का मापन किसे कहते हैं? बैरोमीटर से करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछ ले क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है। क्या है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है बार। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे और बात करेंगे। कहाँ गया? और बैरोमीटर के बारे में पूछे तो बैरोमीटर के बारे में पूछा जाता है। इसको किसने खोजा था? तो टेरिसेली ने किया था बैरोमीटर का खोज। किसने? टेरिसेली ने किया बैरोमीटर का खोज। और बैरोमीटर में आपसे पूछे कि तेजी से गिरावट किसको इंगित करता है? बैरोमीटर में तेजी से अगर गिरावट होता है तो ये किसको इंगित करता है? तो बैरोमीटर में जो तेजी से गिरावट होता है वो तूफान को इंडिकेट करता है। किसको? तूफान को इंडिकेट करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापते हैं? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता को। तो देख लेते हैं आइसोबार किससे संबंधित है? तो समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार लाइन करते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बारे में बात करें, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का एसआई मात्रक बार होता है। और वायुमंडल में आर्द्रता किस चीज से मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टेरिसेली ने। वायुमंडल में तेजी, बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है? तो ये तूफान का संकेत होता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश ने सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले सिक्के जारी किए। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताएंगे। इनकी उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम उपाधि धारण किए थे महाराजा धीराज की। किसकी उपाधि धारण किए थे? महाराजा धीराज की ये उपाधि धारण किए थे। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने चलवाए थे। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक, और बात करते हैं गुप्त शासकों के बारे में बात कर लेते हैं, सिक्का का छोड़िए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किए थे कुमारगुप्त ने। किसने किया? कुमारगुप्त ने। दोस्त किया बख्तियार खिलजी, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जानकारी कहाँ से मिलती है गुप्त वंश के बारे में? तो वायु पुराण से जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। वायु पुराण से जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। कौन है गुप्त वंश के संस्थापक? श्रीगुप्त है। और गुप्त वंश ने इसकी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? पाटलिपुत्र में बनाई थी। श्रीगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाता है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ ले कौन सा था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो गुप्त वंश के सबसे पहले सिक्के जारी करने का जो काम है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक, और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज की थी। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया?
तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बनवाया। और गुप्त वंश के बारे में, गुप्त शासकों के बारे में जानकारी वायु पुराण से मिलती है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था और पाटलिपुत्र में इसकी स्थापना की थी। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। लंबाई पूछे कितनी है? तो नील नदी की लंबाई 6650 मीटर, 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। और बात करते हैं, और आपसे पूछे कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, अफ्रीका की ये नदी है विक्टोरिया झील। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है। और ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाते हैं नील नदी? अपना मुहाना जो है ये भूमध्य सागर में बनाते हैं। किस कहाँ पे? भूमध्य सागर में ये अपना मुहाना जाके बनाता है। और कुछ चीजें जैसे मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? तो ये नील नदी को कहते हैं। मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि खार्तूम और काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम एंड काहिरा ये दो शहर स्थित हैं। ये दो शहर हैं जिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नील नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? नील नदी के किनारे स्थित है। तुम्हारे नाम से मंसूब है। एक मिनट। तो आपसे पूछे कि खार्तूम और काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नील नदी के किनारे स्थित है, खार्तूम और काहिरा। और बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी, पूछ ले आपसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आप लोग ध्यान रखेंगे अमेजन नदी है। कौन सी? अमेजन नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर, लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। और ये उद्गम कहाँ से होती है? अमेजन नदी का उद्गम पूछे कहाँ पे होती है? तो एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? एंडीज पर्वत से, और गिराती है जल अटलांटिक महासागर में। तो देख लेते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, और इसका लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। और बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है नील नदी का? तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। और मुहाना कहाँ पे बनाता है? ये भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक। और मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। खार्तूम और काहिरा ये दो शहर नील नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, और 6400 किलोमीटर इसकी जो है आपकी लंबाई है। एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, उद्गम इसका एंडीज पर्वतमाला से। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह था।
ठीक, ये याद रखेंगे। और ये क्या था, शाहजहां का सबसे, दारा शिकोह था, ये शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र था। शाहजहां का ये सबसे क्या था, बुद्धिमान पुत्र था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शाहजहां का ये बुद्धिमान पुत्र था। और बात करते हैं इसने उपाधि का क्या, दारा शिकोह की कुछ उपाधि थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दारा शिकोह की कौन सी उपाधि थी, तो शाह इकबाल की उपाधि किसकी थी, तो शाह इकबाल की उपाधि दारा शिकोह की थी। और बुलंद इकबाल की भी उपाधि, बुलंद इकबाल की भी उपाधि दारा शिकोह की ही थी। और बात करते हैं इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, तो एक युद्ध सामूगढ़ और या फिर धर्मत का युद्ध याद रखेंगे, पूछा जाता है। सामूगढ़ एंड धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, सामूगढ़ और धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये दारा शिकोह और किसके बीच में हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। किसके बीच में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं गीता और रामायण का इसने फारसी में अनुवाद किया था। गीता एंड रामायण का ये फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में ये अनुवाद किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गीता और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और इसने उपनिषदों के भी अनुवाद किए थे और उसका नाम दिया था, इसने उपनिषदों का जो अनुवाद किया था उसको क्या नाम दिया था, उसको सिर ए अकबर दिया था। नाम क्या दिया था, उसका नाम सिर ए अकबर नाम से ये गीता को सारी उपनिषदों का भी अनुवाद करवाया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था दारा शिकोह। और दारा शिकोह के बारे में ध्यान रखेंगे, ये शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र था, ये शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र था। इसने उपाधि किस की धारित की थी, तो ये इसकी उपाधि शाहजहां ने दिया था, इकबाल, शाह इकबाल की उपाधि और बुलंद इकबाल की उपाधि से दिया गया था। और गीता एंड रामायण का इसने फारसी में अनुवाद किया, गीता और रामायण का फारसी में इसने अनुवाद किया। और उपनिषदों का भी इसने अनुवाद कराया, जिसका नाम क्या दिया, सिर ए अकबर दिया। और बात करते हैं सामूगढ़ और धर्मत का जो युद्ध था वो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है, तो देखिए 120 दिन लगभग इसका जीवन काल होता है। और लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करें, इसका निर्माण आपसे पूछे कि कहाँ पे होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। लेकिन पूछे कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो ये यकृत एंड प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ पे, यकृत एंड प्लीहा और प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। इसलिए आरबीसी का कब्र किसे कहता है, आरबीसी का कब्र यकृत और प्लीहा को कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आरबीसी का कब्र यकृत और प्लीहा में। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो आपका जीवन काल कितने वर्ष का होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपसे पूछे कि कितने दिन का होता है, तो ये दिन 2 से 4 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल या फिर श्वेत रक्त कणिका का होता है। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का मृत्यु कहाँ पे होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्र इसीलिए यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। और बात करते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना वर्ष होता है, 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। कौन थी, मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और ये मीरा कुमार जो थी एक दलित महिला थी। कौन, कैसी महिला थी, ये दलित महिला थी। तो आपसे पूछे कि लोकसभा की पहली दलित महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की पहली दलित महिला अध्यक्ष तो भी पूछे तो भी जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक, और बात करते हैं
लोकसभा के पहले अध्यक्ष की। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। कौन बने थे? जीवी मावलंकर थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और बात करते हैं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा में? ओम बिड़ला है वर्तमान लोकसभा में के अध्यक्ष। ओम बिड़ला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा गठन किस अनुच्छेद में? तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में है। और ये लोकसभा पहले लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। डेट आप लोग याद रखेंगे। और लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद लोकसभा विघटन अनुच्छेद 85 में है। ठीक। और लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य की आयु कितनी वर्ष होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है। और लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कितना होता है, कि मतलब कितनी लोग आ जाएं तो लोकसभा जो अधिवेशन है वो शुरू की जाए। तो ये टोटल संख्या का 1/10 होता है। ठीक। गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है। तो देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी लोकसभा पहली महिला अध्यक्ष। और ये एक दलित महिला थी, तो इस वजह से लोकसभा की पहली दलित महिला अध्यक्ष करके भी पूछे तो भी उसका जवाब मीरा कुमार हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, या फिर इनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर भी हो सकता है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है, 1952 में होता है। और बात करते हैं लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का? 5 वर्ष का। और लोकसभा की आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कितना होता है? 1/10 होता है टोटल संख्या का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कितनी है? कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर आपसे पूछे कितना मीटर होता है? तो ये होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये कल के प्रश्न में शायद हमने गलती से यहाँ पे -15 और -16 लिख दिया है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। और प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? ये प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, ये भी पूछा जाता है। एक पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। ठीक। और प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। यहाँ पे प्रकाश और वर्ष देके ये लोग समझ लेते हैं कि ये समय का मात्रक है, और ये एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का इकाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है दूरी मापने की इकाई। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश ईयर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का मापने का जो इकाई होता है प्रकाश वर्ष होता है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। संसद में सम्मिलित होते हैं। तो देखिए संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो एक तो हो गया आपका लोकसभा। संसद 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है संसद। और बात करते हैं तो लोक संसद कितने में आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में भारत में एक संसद होगा। आर्टिकल 81 में है लोकसभा, और आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, और आर्टिकल 52 में भारत में 2 राष्ट्रपति होंगे। और लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थाई सदन कहते हैं।
लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। इसे निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निम्न सदन, अस्थायी सदन। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों अस्थायी सदन? क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन कहते हैं। और इसे ही कहते हैं द्वितीय सदन। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, और संसद जो होता है, इसके अधिवेशन जो होते हैं, संसद में जो भी जितने भी अधिवेशन होते हैं, इनका प्रारंभ किस चीज से होता है? तो जो संसद के अधिवेशन है, ये प्रारंभ होते हैं जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान से। ये प्रारंभ होते हैं राष्ट्रगान गा के, ये प्रारंभ होते हैं। और ये अंत होता है इनका, संसद के जो भी अधिवेशन का अंत होता है, ये राष्ट्रगीत गा के इनका अंत होता है। क्या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन है। और बात करते हैं जो संसद भवन है, पुराना जो संसद भवन है, उसका वास्तुकार कौन था? तो ये बताएंगे आप लोग इसका वास्तुकार। तो हर्बर्ट बर्कर थे इसका वास्तुकार। कौन थे? हर्बर्ट बेकर थे इसके वास्तुकार। और वर्तमान जो नए संसद जो भवन बन रहा है, इसके जो वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। कौन? इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। देख लेते हैं संसद में सम्मिलित है, तो इसमें लोकसभा सम्मिलित है आर्टिकल 81, राज्यसभा सम्मिलित है आर्टिकल 80 और राष्ट्रपति सम्मिलित है आर्टिकल 52। संसद कुछ कितनी में? आर्टिकल 79 में। लोकसभा को क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन कहते हैं। और बात करते हैं संसद के जो अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन का प्रारंभ जो है राष्ट्रगान से होता है और अधिवेशन का जो अंत होता है वो राष्ट्रगीत गा के होता है। और जो संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है? हर्बर्ट बेकर हैं इसके वास्तुकार। और वर्तमान में जो नया संसद बन रहा है उसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बताएंगे। 1950 में ये लागू हुआ। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। और इसी दिन क्या कर लिया गया? संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी दिन, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और आपसे पूछे कि संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान का जो अंतिम बैठक है ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। और आपसे पूछ ले कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बनने में समय लगा था। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और 26 जनवरी 1930 को, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे भारत में मनाया जाता था स्वाधीनता दिवस। कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन क्या, कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस, क्योंकि स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था 26 जनवरी, तो 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया। और इस स्वाधीनता दिवस को, इसको गणतंत्रता दिवस में बदला गया। गणतंत्रता दिवस में से बदला गया। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जितने प्रश्न बताए गए हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन भारत गणतंत्र हुआ। संविधान बनने में समय बार बार पूछ लेता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और संविधान पूछ लेता बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। और संविधान पूछ लेता कब अंगीकृत किया गया? तो जब ये बनकर तैयार हुआ तभी इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को। इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? इस दिन मनाते हैं संविधान दिवस। अब बात करते हैं, और संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 1930 से यहाँ पे मनाया जाता है स्वाधीनता दिवस के रूप में। इसलिए 26 जनवरी के दिन क्या मनाया गया?
तो 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया गया और इसी दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के आपसे पूछ ले किसने चलवाए? यहाँ पे सिक्कों से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो गुप्त काल के लोगों ने चलाए गए सर्वाधिक सोने के सिक्के। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए किसने? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो ये चलाए थे कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के, सर्वाधिक और सर्वाधिक आपसे पूछ ले कि तांबे के सिक्के, सॉरी तांबा नहीं है, हाँ सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों ने चलवाए थे सर्वाधिक तांबे के सिक्के। ठीक, तो ये दोनों भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सीसा का सिक्का किसने चलवाया? सीसा का सिक्का, यहाँ पे सिक्कों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शीशों का सिक्का सातवाहनों ने चलवाया था। किसने? सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलवाया था। और आपसे पूछे कि बहलोली सिक्का कौन चलाया था? बहलोली सिक्का कौन चलाया था? तो बहलोली सिक्का चला था बहलोल लोदी। तो बहलोली सिक्का कौन चलाया था? ऐसे नहीं प्रश्न पूछेगा बहलोली ने निम्न में से कौन सा सिक्का चलाया? तो वहीं पे होगा शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, शीशक सिक्का और बहलोली सिक्का। तो आप लोग भूल जाएंगे। तो ये बहलोली सिक्के ने बहलोल लोदी ने चलाया। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? सर्वप्रथम तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? गुप्त काल के लोगों ने। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो कुषाणों ने। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलवाए? तो इसका जवाब भी कुषाणों ने। बहलोली सिक्का किसने चलवाया? तो बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया। वहीं आपसे पूछे कि सीसा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलाया। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों समान कब होते हैं? तो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे समान होते हैं। -40 पे दोनों समान होते हैं। और बात करते हैं परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान ये पूछा जाता है 98.6 डिग्री जो होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्योंकि 98.4 दे देगा, 98.5 दे देगा, 98.6 देगा, ऑप्शन में 98.8 देगा। तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जानते हैं 18 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर मिल सकता है, या फिर 310 केल्विन मिल सकता है। तो मतलब ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? तो मानव शरीर में ताप नियंत्रण का हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण। और जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पे होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। 4 नहीं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अधिकतम। अगर अब आप क्षोभ मंडल में हैं, आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं। अगर आप क्षोभ मंडल में हैं तो 165 मीटर की अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपके तापमान पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का कमी आएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा? कमी आएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों समान कब होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो -40 डिग्री पे ये दोनों समान होते हैं। ठीक। और परम शून्य ताप किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। और शरीर का तापमान मानव शरीर का 98.6 डिग्री फारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन तीनों होता है। ठीक। और ताप नियंत्रण का काम मानव शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप नियंत्रण का काम करता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए होली के त्योहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक।
कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, और इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था इसका वास्तविक नाम। क्या था? जौना खां था इसका वास्तविक नाम। ठीक, और बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपसे पूछे कि किसने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, अभी हमने बताया इसके बारे में। और वहीं आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? तो इनके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। कौन? इब्न बतूता। कैसे लिखा जाएगा? इब्न बतूता। इसके शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? ये पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को की रहने वाला था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? रेहला। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर की थी? तो ये अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की थी। दिल्ली से इसने दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर किया था। और बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को? तो इसे पागल बुद्धिमान पागल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिमान पागल कहा जाता है। क्यों बुद्धिमान पागल कहा जाता है आप लोग पूछेंगे? तो बुद्धिमान पागल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी योजनाएं तो बनाते थे लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाता था। ठीक, सब अटपटी योजनाएं थी। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया? तो ये एक कृषि विभाग था। दीवान ए कोही क्या था? एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। होली के त्यौहार में इसका क्या नाम था? जौना खान था। इसे बुद्धिमान पागल भी कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। इसने राजधानी क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक किसी विभाग था। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और बात करते हैं कि ये किस राज्य में है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। और दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है? दुलहस्ती परियोजना, या फिर आपसे पूछ ले कि सलाल परियोजना, ये किस नदी पे बना हुआ है? ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे? दुलहस्ती परियोजना या फिर सलाब परियोजना ये चिनाब नदी पे। आपसे पूछे कि नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है? नागार्जुन बांध ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कृष्णा नदी पे बना हुआ है नागार्जुन बांध। और बात करते हैं दामोदर नदी, यहाँ पे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी के बारे में पूछेंगे, उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। और छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर का सहायक नदी, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर ये हुगली की सहायक नदी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हुगली की ये सहायक नदी है और हुगली गंगा की वितरिका है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि झारखंड में स्थित है और दामोदर नदी पे ये बनाया गया है। ठीक, बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। ज्यादा पूछे जाते हैं दुलहस्ती और सलाल चिनाब नदी पे। नागार्जुन बांध भी पूछा जाता है, मेरे एग्जाम में एक बार आया था, कृष्णा नदी पे स्थित है। और दामोदर नदी जो परियोजना है ये उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के, इसे भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार के खनिज संपदा से बहुत ही संपन्न है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी? हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रजिया सुल्तान है भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। और ये गद्दी पे बैठी थी रुकनुद्दीन के बाद। किसके बाद? रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पे बैठी थी। किसके बाद? रुकनुद्दीन के बाद ये गद्दी पे बैठी थी। और बात करते हैं रजिया सुल्तान के पापा का क्या नाम था? तो रजिया सुल्तान के पापा का नाम था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था रजिया सुल्तान का पिता। ये मोहम्मद, ये आपके ऐबक का गुलाम था। और इसे क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को इसे अल्तमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम है अल्तमस। इसका अन्य नाम अल्तमस है। रजिया सुल्तान की आपसे पूछ ले कि शादी किससे हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो ये अल्तुनिया से शादी हुई थी इसकी। रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से शादी हुई थी। और रजिया सुल्तान की आपसे पूछे कि मकबरा कहाँ पे स्थित है और इसकी रजिया सुल्तान का हत्या कहाँ पे हुआ था? तो कैथल में इसका मकबरा भी है और कैथल में इसकी हत्या हुई थी। और आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान के हत्या में किसका हाथ था? तो बहराम शाह का हाथ था। रजिया सुल्तान के हत्या में बहराम शाह का हाथ था। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और ये रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पे बैठती हैं। और इनके पापा का क्या नाम था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का दूसरा नाम क्या था? अल्तमस था। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से हुई थी, ये भी पूछा जाता है। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है या फिर हत्या कहाँ पे हुई थी? तो कैथल में इसकी हत्या। अल्तुनिया का भी अपने पति के साथ थी। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की दोनों लोग की हत्या हुई थी। यहीं पे दोनों लोग का मकबरा स्थित है। और हत्या कराने में साथ किसका था? बहराम शाह का। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कौन कौन से बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बुद्ध, संघ, धम्म, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। और ये मेरे एग्जाम में आया था एक बार और मेरा ही ये गलत हो गया था क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था। ठीक, और बात करते हैं त्रिपिटक किससे संबंधित है? ये त्रिपिटक का संबंध ये पूछता है। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक बिना पिटक से त्रिपिटक अभिधम्म पिटक, ये आप लोग को कई बार बताया गया है। तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और बात करते हैं ये किस भाषा में है? त्रिपिटक पाली भाषा में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक कौन से धर्म को मानता था? अशोक कौन सा धर्म मानता था? तो अशोक बौद्ध धर्म मानता था। कौन सा धर्म मानता था? बौद्ध धर्म मानता था अशोक। और ये अपनी बौद्ध धर्म की दीक्षा आपसे पूछी अशोक किससे ली थी? तो ये उपगुप्त नामक भिक्षु से लिया था। उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा। वहीं आपसे पूछे कि बिंबिसार किसको मानता था? तो बिंबिसार भी किसको मानता था? बिंबिसार भी ये बौद्ध धर्म को ही मानता था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को मानता था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से? बुद्ध, संघ, धम्म, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं कौन से हैं? बौद्ध धर्म के ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। संबंधित किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक कौन से धर्म मानता था? तो अशोक बौद्ध धर्म मानता था। और इसने दीक्षा किससे ली थी? बौद्ध धर्म की, उपगुप्त से दीक्षा ली थी। और बिंबिसार कौन से धर्म को मानता था? ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ऐसा कौन सा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट ऐसा एक अधातु है, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट आप अगर देखे नहीं है तो पेंसिल का जो नीडल होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। वो उसमें करंट फ्लो होता है तो उससे आप लोग को लाइट लग सकता है। तो ये आप लोग सावधानी से उसे यूज करें। जो नटराज का पेंसिल होता है या फिर जो रिफिल वाला पेंसिल होता है या फिर जो अप्सरा कंपनी का पेंसिल होता है उसमें सभी में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किए जाते हैं, जो काला कलर हम लोग लिखते हैं। और जो भी धातु तत्व होते हैं, जो भी सभी धातु तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी धातु होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी अधातु तत्व होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और बात करते हैं अब विद्युत के बारे में देख लिए, उष्मा के बारे में देख लेते हैं। तो उष्मा के ऐसा कौन सा द्रव है जो उष्मा का सुचालक है? तो सबसे अच्छा चालक है उष्मा का पारा। ऐसा कौन सा द्रव है जो उष्मा का सुचालक है? पारा, मतलब सबसे अच्छा सुचालक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सुचालक मतलब सबसे अच्छा है। ठीक,
और बात करते हैं और ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत का ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। इसीलिए देख लेते हैं हम लोग के जो कुकर वगैरह होते हैं खाना बनाने के लिए, जो भी बर्तन भगोना, तबेला तबेली जो भी होता है वो सभी किसके बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। और सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में बताएंगे। सिलिकॉन ये होता है अर्धचालक, अर्धचालक होता है सिलिकॉन, और ये बैड कंडक्टर होता है। जो कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं ये किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि शीशा क्या है, तो शीशा जो है ये कुचालक है, शीशा कुचालक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक। और अधातु ऐसा कौन सा है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत का सुचालक है। और धातु तत्व जितने भी होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु तत्व जो जितने भी होते हैं विद्युत का कुचालक होता है। शीशा भी क्या है, विद्युत का कुचालक है क्योंकि वो अधातु है। सिलिकॉन क्या है, ये अर्धचालक होते हैं। ये आईसी चिप वगैरह किसके बनाए जाते हैं, ये सभी जो भी कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह, फोन के आईसी चिप वगैरह, ये आपके सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। और ऊष्मा का चालक के सबसे अच्छा चालक कौन सा है, पारा है। और ऊष्मा का चालक ऐसा कौन सा धातु है सबसे अच्छा, वो एल्युमिनियम है, ठीक। बात करते हैं यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होता है, नाइट्रेट के रूप में। और यूरिया जो खाद होता है फर्टिलाइजर, इसमें यूरिया कितनी परसेंट होती है, इसमें नाइट्रोजन जो है 46% होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें नाइट्रोजन 46% होती है। और यूरिया को रक्त को फिल्टर से करने का काम यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम कौन सा अंग करता है, तो ये गुर्दा करता है। यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम गुर्दा करता है, गुर्दे का है। और बात करते हैं मूत्र में मूत्र में जो दुर्गंध आता है ये किस वजह से आता है, तो मूत्र में जो दुर्गंध आता है ये यूरिया के कारण आता है, यूरिया के कारण आता है मूत्र का दुर्गंध। और यूरिया के बारे में बात करेंगे। यूरिया तो इसका जो रासायनिक नाम है कार्बामाइड है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, कार्बामाइड है, यूरिया का रासायनिक नाम है। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2 इसका रासायनिक केमिकल नेम है, ठीक। और सॉरी फार्मूला है। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। तो देख लेते हैं यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो नाइट्रेट के रूप में होता है। और जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 46% होता है। यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम गुर्दा करता है। और मूत्र में जो है दुर्गंध किसकी वजह से आता है, तो ये यूरिया के कारण ही दुर्गंध आता है। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है, NH2CONH2 इसका फार्मूला होता है। और पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, यूरिया होता है, जो प्रयोगशाला में बनाया गया। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, यूरिया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं। और आप लोग खूब पढ़ें और खूब खुश रहें, ठीक। और बढ़ते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में।